स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। आज इस विशेष चर्चा में मैं कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहता हूं जिसे हम सभी देख रहे हैं, बहुत हद तक समझ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किम कर्तव्य विमूढ़ भी हैं। प्रकृति हमें चेतावनी के बाद चेतावनी देती चली जा रही है और हम जो है केवल एक सिचुएशन ड्रिवन ऑस्ट्रिच की तरह तात्कालिक समाधान ढूंढने के चक्कर में लगे हैं। वर्तमान के ईरान युद्ध इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरह से बैटलफील्ड में कन्वर्ट करने का एक ऐसा बैटलफील्ड जहां गोलियां कम चल रही हैं, बोलियां अधिक बोली जा रही हैं और उन बोलियों का परिणाम गोलियों से अधिक घातक हो रहा है क्योंकि उनसे संसाधन प्रभावित हो रहे हैं। और हम सभी कहीं ना कहीं उस ऑस्ट्रिच की तरह एक समाधान ढूंढ रहे हैं जो तत्काल बच जाना चाहता है। किसी तरह से कुछ तेल चला आए हमारे पास, किसी तरह से हमारी आजकल की आपूर्ति हो जाए। इस तरह के समाधान अस्थायी समाधान होने के साथ साथ हमें आने वाले भविष्य के खतरे और ईरान युद्ध के माध्यम से प्रकृति जो हमें चेतावनी देती चली जा रही है, उन चेतावनियों के प्रति हम कहीं ना कहीं अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज अगर आप एक नज़र दौड़ा करके देखें, हम वही लोग हैं ना जहां कभी सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ साइकिलें दौड़ा करती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक हम आज से अपने आप को एक टाइम मशीन के माध्यम से 500 साल पहले वाली दुनिया में ले जाकर के पहुंचा दें, लेकिन जैसे धीरे धीरे सभ्यता हमारी आदतों को बदल देता है, सभ्यताओं के माध्यम से जो संसाधन हमें उपलब्ध होती हैं, उन संसाधनों की उपलब्धता से हमारे अंदर जो एक अंधा दौड़ आता है, उससे हमारे अंदर एक ऐसा शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है कि फिर एक दूसरे सिचुएशन में जाना हमारे लिए लगभग असंभव हो जाता है। कुछ वैसे ही परिस्थिति हमें दिख रही है। हम पेट्रोल पे, गाड़ियों पे इतने अधिक आश्रित हो गए हैं कि हमारी खुशियों की धूरी बन चुके हैं ये लोग। पेट्रोल नहीं, गाड़ियां नहीं तो हमारी खुशियां नहीं, क्योंकि सारे संसाधन पेट्रोल के चक्के पर ही दौड़ रहे हैं। पूरी दुनिया को भले ही अलग अलग पॉलिटिशियंस चला रहे हों, लेकिन दुनिया चल रही है पेट्रोल के पहिए पर ही। ऐसे में प्रकृति कभी कभी कुछ बातें कुछ कर करके दिखा करके कह देती हैं और कभी कभी किसी के माध्यम से कह देती हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक शासक के रूप में बहुत विवेकशील होकर के ये कह रहे थे कि देखिए आप लोग अपने खर्चों में कटौती कीजिए, सोना खरीदना कम कर दीजिए, धीरे धीरे आना जाना विदेशों की यात्राएं कम कर दीजिए, पेट्रोल पे अपनी निर्भरता को थोड़ा कम करके साझा गाड़ियों में चलिए, कार पूलिंग कीजिए। उनके संकेत सब कम खर्च करने का मतलब सारे संकेत थे। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से नरेंद्र मोदी का विवेक जागृत हो गया और उन्होंने सभ्यता को बचाने का ठेका नहीं। पॉलिटिशियंस आर सिचुएशन ड्रिवन लीडर्स। वो प्रिंसिपल ड्रिवन कह सकते हैं कि वो पायनियर्स नहीं होते हैं, सिद्धांतों से ड्रिवन नहीं होते हैं। दे आर नॉट प्रिंसिपल ड्रिवन रूलर्स। उन्होंने सिचुएशन जैसा देखा, इसीलिए पॉलिटिशियंस में भरोसा नहीं करते हैं। प्रकृति जो चेतावनी दे रही है उसमें सिचुएशन के हिसाब से सुर में सुर मिलाना आज के वर्तमान सत्ता की व्यवस्था है, मजबूरी है। नहीं तो जिस ओर हम लंबे समय तक इस विश्व को आगे देख रहे हैं, जब इराक का युद्ध हुआ था और इराक और कुवैत के बहुत सारे तेल की कुओं में जो आग लगे थे, जिनसे हम जिनका परिणाम आज विश्व में उसके बाद भुगतता रहा, और उसके बाद कई तेल के कुएं नए आए। आज भी दुनिया में अलग अलग जगह पर तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है, पेट्रोल का विकल्प तैयार हो रहा है। फिर भी जो मिडिल ईस्ट में हमारी निर्भरता है, वो निर्भरता तो है, उससे हम इनकार तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए, आज ईरान एक पागलपन, देखिए इस जो भी इस्लाम रूपी मजहब को मानेगा, वो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य कयामत। अगर वो बहुत ही कॉन्विक्शन के साथ उस कयामत की ओर आगे बढ़ेगा तो वो दिन दूर नहीं कि अचानक कुछ ऐसा गड़बड़ कर दे कि जहां
वो उसने अगर ठान लिया कि अपने देश के हम सारे कुओं में आग लगा देंगे, और अपने ही नहीं लगा देंगे, बाकी मिडिल ईस्ट वाले में भी लगा देंगे, तब के एक दुनिया की आप कल्पना करके देखिए। फिर हम अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से, रशिया से, और दुनिया के अलग अलग ध्रुवीय क्षेत्रों से, ना जाने कहाँ कहाँ से हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में तेल लाएंगे। हम करेंगे क्या? क्या हमारी पेट्रोल पे इतनी निर्भरता थी और हमारी खुशियों की निर्भरता थी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 70-80 के दशक की बात है। गाड़ियाँ, जो मुख्य जो शहर होते थे मेट्रोपॉलिटन शहरों को छोड़ करके, वहाँ एक रेयरिटी हुआ करती थी, एक एक दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी। हम छोटे बच्चे जब खेलते थे और हमारे मोहल्ले में कोई चार पहिया आ जाता था और किसी ठोकर पे, किसी गड्ढे के आसपास अगर वो स्लो होता था, तो हम उसके पीछे जो भी कुछ पकड़ने का मिल जाता, उसका रेलिंग वेलिंग, उसको पकड़ करके पीछे हम खड़े होकर के थोड़ी दूर दौड़ उस गाड़ी पे चढ़ करके उस गाड़ी पे चढ़ने का मज़ा लेते। और आगे फिर वैसा ही कोई सिचुएशन होता जहाँ कोई गड्ढा या ठोकर होता, वहाँ हम उतर जाते। वो जो हमारी खुशी थी, गाड़ी पे हम चढ़ गए, वो, और गाड़ियों को देख लेने की भी खुशी होती थी। मतलब 24 घंटे में दो चार, अगर एक दो गाड़ी दिख गई अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द में, तो हमें लगता था कि आज हमने एक चार पहिया देखा। और अगर हम कहीं दूर मेन रोड पे चले गए जहाँ पर गाड़ियों की बारंबारता घंटे में कम से कम 10-15 की हो, तो हम तो और अधिक खुश हो जाते थे, अरे बहुत गाड़ी हमने आज देख लिया। तो वो एक, देखिए, खुशी का पैमाना हो। आज हम गाड़ियों को देख करके दुखी हो जाते हैं। मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ वो शहर के बीच में बहुत शोरगुल वाले जगह में है। तो कई बार पढ़ाने के क्रम में इतनी गाड़ियों की आवाज़ होती है, तो मैं कभी कभी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि उनकी आवाज़ को कम करने के लिए, और ये जो पंखा चल रहा है अगर उसे हम बंद कर दें, तो शायद थोड़ी राहत मिले हमको आवाज़ से। गर्मी तो हम सह लेंगे, लेकिन ये नॉइज़ बहुत बहुत तंग कर रहा है। और खिड़कियाँ बंद नहीं रख सकते हैं क्योंकि एसी नहीं चला रहे हैं, और तो खिड़की बंद नहीं कर सकते आप। और खिड़की दरवाजे से जब आवाज़ आएगी, तो उस आवाज़ में आप अगर एक अतिरिक्त प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का अनावश्यक व्यय होता है। इस तरह की चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमने, आप जहाँ कल तक हर 15-20 से 25 घर पर एक दो पहिया बामुश्किल हुआ करती थी, चार पहिया एक रेयरिटी हुआ करती थी, यानी कम से कम एक मुँह, बड़े बड़े 2-3-4 मोहल्लों के बीच में एक या दो आदमी के बीच में चार पहिया गाड़ी हुआ करती थी। और वो भी वो व्यक्ति उसे डेली इस्तेमाल नहीं करता था, बहुत कंजूसी से, या यूँ कहने की बहुत मतलब बुद्धिमत्ता से उसका प्रयोग करता था। हाँ, सार्वजनिक गाड़ियाँ चलती थी, बसें चलती थी, टेम्पो चलते थे, और उन्हीं पे हमारी निर्भरता थी। उनकी कमाई भी इसीलिए थी क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प ही नहीं था। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो या तो हम पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, नहीं तो फिर हम सार्वजनिक उपक्रम का इस्तेमाल करें। ऐसे में अगर आज का प्रधानमंत्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के को कॉपी करते हुए अगर कोई बात कहता है, मैं तो अब ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी कोई अपने विवेक से बात कह रहे हों। नहीं, जो व्यक्ति यूजीसी करा सकता है, जो मुलायम को पद्म विभूषण दे सकता है, जो साध्वी प्रज्ञा को कहता हो कि तुमने नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की, तुम्हें मैं क्षमा नहीं करूंगा, जो गौरक्षकों को गुंडा कहता हो, और जो अलग अलग समयों पर हमारे हिंदू समाज को लड़ाने के लिए साजिशें करता हो, उसके अंदर मैं अगर विवेक देखूं तो शायद ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम होगा। मैं उस भ्रम से निकल चुका हूं। लेकिन चूंकि प्रकृति इशारे दे रही है, प्रकृति चेतावनियां दे रही हैं, तो वैसे में अगर नरेंद्र मोदी उसी प्रकृति के सुर में सुर मिलाकर कुछ कह रहे हैं, तो उनका ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये सिचुएशन ड्रिवेन है, ये प्रिंसिपल ड्रिवेन नहीं है। प्रिंसिपल ड्रिवेन होता तो एक प्रधानमंत्री 2014 में आने के साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षणा और हिंदू सनातन धर्म के चिन्हों की सुरक्षा के साथ साथ जीवन शैली में परिवर्तन का भी आह्वान करता रहता। जो व्यक्ति एक तरफ तो एक्सप्रेसवे बना रहा हो, बड़ी बड़े अट्टालिकाएं खड़ी कर रहा हो, और द्रुत गति से चलने वाले सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहा हो, वो अचानक से सिर्फ सिचुएशन को देख करके अगर शुतुरमुर्ग की तरह कुछ बातें कहता हो, तो उसे भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उसके अंदर से ये बात कोई बहुत विवेक या बुद्धिमत्ता से आ रही हो, इसे कम से कम मैं इस समय स्वीकार करने की मनस्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बीते 11-12 वर्षों ने नरेंद्र मोदी के उस चेहरे को दिखा दिया जो स्टेट्समैन नहीं है, जो एक पेटी पॉलिटिशियन का चेहरा होता है। लेकिन अभी हम बात नरेंद्र मोदी की नहीं कर रहे हैं, मैं उनके इस आह्वान की कर रहा हूं जो स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य है। और आज इस सभ्यता के संकट में
अब हमारी आदतें ऐसी नहीं हैं कि हमें कहीं 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो हम आसानी से चल लेंगे। 2-3 कई कई कारण हैं। तो ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम तो उपलब्ध है ना, ई रिक्शा उपलब्ध है, बसें उपलब्ध हैं, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधाएं हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। गाड़ियां हमें इसलिए कम करनी चाहिए क्योंकि मैं एक आध उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो सड़कों पे पॉल्यूशन का इतना बोझ हमने डाल दिया, और बिना मतलब का डाला। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो चार पहिया चला रहा है वो किसी बहुत ही अच्छे अनिवार्य विषय के लिए ही दौड़ रहा हो और किसी ऐसे उद्देश्यपूर्ण गंतव्य की ओर जा रहा हो जो उसके जीवन में और देश के जीवन में कोई रचनात्मक भूमिका निभाने वाला, बस यूं ही मंडरा रहे हैं लोग। और कई बार तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होती है। भाई ये चार पहिया लेकर के तुम लोग कहाँ निकले? बस यूं ही निकल गए। कहाँ नहीं, कहाँ चले जा रहे हो? बस सड़क पर दौड़े चले जा रहे हैं। 50-60 किलोमीटर इधर जाएंगे, 50-60 किलोमीटर उधर जाएंगे, और दोनों तरफ से लौटने के क्रम में उतना ही करके और 200-400 किलोमीटर चला के आ जाएंगे। उस बीच का जो पेट्रोल फूका वो हमेशा के लिए फूक गया, उसका कोई भी रचनात्मक उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाती है उस चीज़ की। और यही चीज़ अधिक हो रहा है आज। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला, अच्छा इधर रात में यहाँ कहाँ घूमने? हाँ थोड़ा सा वो जो कुछ है ना, स्नैक्स लेने चले आए थे। वो स्नैक्स लेने चले आए थे, अपने घर से 1-2 किलोमीटर का भी फासला नहीं है, 2 पहिया लेके चले आते। नहीं, 4 पहिया में आदत है तो चले आए। 100-200 रुपये का स्नैक्स लेना है तो 200 रुपये का पेट्रोल फूक दिया। चूंकि स्नैक्स लेने ही निकले हैं तो इतना नज़दीक से क्यों ले, थोड़ा दूर से ले लेते हैं। इस तरह की जो हमारी आदतें हैं, ऐसे में प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि अगर हम अपनी बुद्धिमता से, विवेक तो खैर दुर्लभ वस्तु है, विवेक दुर्लभ भी कहूँ तो छोटा होता है, दुर्लभतम है। विवेक तो हमारे अंदर है नहीं, आ भी नहीं सकता, लेकिन हमारे अंदर बुद्धिमता तो है। हम सिचुएशन के हिसाब से लर्न करने की अपने अंदर क्षमता तो रखते हैं। उस क्षमता का प्रयोग करते हुए हमें कम से कम आज उन दिनों को देखना होगा। हम छोटे बच्चे थे, हम कितने कितने किलोमीटर पैदल चल जाते थे, हमको होश नहीं रहता था। और ऐसा नहीं था कि हम कुछ बहुत पौष्टिक आहार लेते थे कि उसके बल पे दिनों भर दौड़ते रहते थे। आज से तो बेहतर, कम लेकिन बेहतर आहार लेते थे। आज से बेहतर इस इन मायने में, अच्छा हाँ, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही, ऑर्गेनिक खेती की ओर लौटने की बात कही। तो भैया आपने ये 2014 में क्यों नहीं कहा? फर्टिलाइजर बेस्ड जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो सिर्फ अधिक मात्रा में अन्न दे रहा है इसलिए कर रहे हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य पे नकारात्मक असर पड़ रहा है, विषैला असर पड़ रहा है। इसकी चर्चा हम हमेशा करते रहे हैं, लेकिन आह्वान पहली बार हो रहा है 12 सालों में। तो ये सिचुएशन ड्रिवन इसलिए है कि हम फर्टिलाइजर्स बाहर से मंगा रहे हैं। तो बाहर से मंगाने में विदेशी मुद्रा का जो एक जो अर्थतंत्र है उसमें कहीं इम्बैलेंस ना हो जाए, उसको लेकर के आह्वान है। अगर वही रसायन हमारे यहाँ अगर उपलब्ध होते तो फिर ये आह्वान नहीं होता। लेकिन हम अपने जीवन को और अच्छा करने के उद्देश्य से क्या क्या करते हैं महत्वपूर्ण है, ना कि सिचुएशन ड्रिवन जो चीजें होती हैं। हमें कहीं बहुत अनिवार्य रूप से कोई काम करना हो तो उसमें भले ही कितने पेट्रोल फूक जाए हम करेंगे, लेकिन जहां हमें जरूरत नहीं हो वहां पर अगर कम से कम पेट्रोल भी लगता हो तो उसे भी हम अवॉइड करेंगे, पैदल चले जाएंगे, साइकिल से चले जाएंगे, सार्वजनिक माध्यमों से चले जाएंगे। लेकिन हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली हैं। अब तो तमाम विकल्प भी आ गए हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आ गए हैं, तो हम उनकी ओर जा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन सबों के बाद ये जो प्रकृति का इशारा है वो ये नहीं है कि इन सबको कम कर दो। इन सारे संसाधनों का उपयोग हम किस उद्देश्य के लिए करते हैं? अमेरिका ने जीवन में काम आने वाले सारे संसाधनों का उपभोग या उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने भोग के लिए किया। तो समाज आज बेचैन हो गया, अंधे दौड़ में एकदम बेचैन समाज हो गया। हम भी उसी दौड़ में शामिल हो गए। प्रकृति की चेतावनी है कि अंधे दौड़ में हम शामिल नहीं हो। आप जीवन को अच्छे से अच्छे तरीके से जी करके प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण समीकरण बिठा करके, और जिसे हम कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उसके तहत अगर हम कुछ करना चाहते हो तब तो प्रकृति कहीं नहीं रोकने वाली है, तब तो सहयोगी होगी प्रकृति। लेकिन अगर हम एक अंधे दौड़ में शामिल हों और जीवन का, देखिए भोग जिसे हम कहते हैं ना कि वन ऑफ द गोल्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे यहाँ तो चतुशास्त्रम में इस बात की व्यवस्था है कि हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रास्ते पर चलें, तो उसमें वन ऑफ द गोल्स है। लेकिन ये कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि हम अपने जीवन की उन इच्छाओं की पूर्ति करें जो संसार में एक
जिसे कह सकते हैं कि एक अनुशासन में रहकर किया जा सकता है, उसके तहत तक तो प्रकृति उसको स्वीकारती नहीं है, उसमें सहयोग करती है। लेकिन जब एकमात्र उद्देश्य वही हो और उसमें एन तेन प्राक्रेन हर संसाधन को झोंक देना हो, क्योंकि आज किसी भी पढ़े लिखे लोगों से या पढ़ने लिखने वाले बच्चों से हम पूछें कि तुम आखिर जीवन में चाहते क्या हो, तो सबसे पहली बात है कि वो जीवन के उद्देश्य को समझते नहीं है, और समझते भी है तो ठीक से परिभाषित नहीं कर पाते हैं। उनका कहना होता है कि हमको एक अच्छा करियर बनाना है। करियर किस लिए? करियर बना करके एक 3 BHK 4 BHK 2 BHK ले लेना है, शादी विवाह करके रहना है, या नहीं भी करना है तो मौज मस्ती करके। तो उनके जीवन में खुशियां या सुख के जगह मौज मस्ती ने ले लिया है। आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। खुशियां और सुख, सुख तो जीवन का उद्देश्य होता ही है। सुख के बिना तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, भले आप उसको केमिकली या फिर मतलब साइंटिफिकली आप कह दें कि द एक्टिविटीज ड्रिवन बाय डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, इस रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सुख, खुशियां, हमें जिस कार्य करने में खुशियां मिले उससे हमें सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन हम जब उसको एक ऐसे गलीज शब्द से उसको इक्वेट करने लगते हैं जिसे कहते हैं मौज मस्ती ही जीवन है, तो भैया जब मौज मस्ती ही जीवन है और उसी के लिए इतनी मेहनत करनी है, तो फिर हम संसाधनों के प्रति, देखिए वही सुख, वही खुशियां एक सामान्य रास्ते पर चल करके भी मिलता है, और वही सुख और वही खुशियां मौज मस्ती वाले रास्ते में भी मिलता है। लेकिन रास्ते अलग होते ही खुशियों के परिणाम अलग अलग आने लगते हैं। जैसे चार्वाक ने कहा कि या जीवेतम सुखम जीवेतम ऋणम कृत्वा धृतम पीवेतम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, देह में वह आत्मा और मरण में वह मोक्ष है। जैसे भी हो सुखपूर्वक जीना चाहिए जब तक जीना हो। यहाँ तक कि अगर हमको तमाम तरह से उधार शब्द यहाँ सांकेतिक है, तमाम तरह के उधार ले करके भी अगर हम जीवन में खुशियां ला सकते हो तो लाएं, और उन खुशियों को हम इसलिए जिए क्योंकि ये सोच के ना जिए कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, वैसा करने से वो फल मिलेगा, क्योंकि कोई कर्म फल सिद्धांत रूपी कोई चीज़ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना शरीर, यही आत्मा है। तो जब शरीर ही आत्मा है तो इस आत्मा की सेवा करो, और जैसे ही ये शरीर खत्म हो जाएगा आत्मा भी खत्म हो जाएगी। तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, जब शरीर खत्म हो गया तो पुनरागमन नहीं है, और जब पुनरागमन नहीं है तो कोई कर्म फल का सिद्धांत नहीं है। और इसीलिए मरण में वो मोक्ष है, मरना ही मोक्ष है, बस मोक्ष हो गया, खत्म कहानी। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी एक रास्ता है खुशी प्राप्त करने का। लेकिन चूंकि इसमें कॉन्विक्शन है, कैसे? वो मजहबी कॉन्विक्शन है, रिलीजियस कॉन्विक्शन है, उसमें धर्म का कॉन्विक्शन नहीं है। धर्म कहता नहीं भाई जैसा हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अगर हम शाक सब्जी और दूध इत्यादि फल इत्यादि खा करके हम कोई कार्य करते हुए जीवन में सुख प्राप्त करते हैं तो उसका परिणाम सुखद ही होगा। वहीं पर हम तमाम तरह के गलत लोगों से चोरी, डकैती, छीनतई, छल कपट, प्रपंच, हत्या इत्यादि से जो उपार्जित संपत्ति है उसे हम अन्यान तामसिक तरीके से अगर भोग करेंगे उसमें भी खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन उसका परिणाम भयावह होगा और इसका परिणाम सुखद होगा। तो प्रकृति अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की चेतावनी देती है। आज समाज में भोग इतना बढ़ गया है कि जब उसका सामाजिक रूप से जब लक्षण प्रकट होते हैं, जब प्रस्फुटन होता है, तो सबसे पहले जो हमारी जो पारिवारिक वैवाहिक संस्था है वो टूटती है। वहाँ पर ऐसा कोई भी नवबंधन नहीं है दाम्पत्य जीवन का जहाँ पर खटपट ना हो, और उसमें इन चीज़ों की प्रतिशतता आफ्टर मैरिज कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रतिशतता है, मेरे पास आंकड़े नहीं है लेकिन जो समाज में रिपोर्ट्स आते हैं उनसे पता चलता है कि इतनी अधिक में है। रिपोर्टेड जब इतनी अधिक है तो अनरिपोर्टेड तो ना जाने कितने हजारों लाखों में होंगी। तो समाज कहीं ना कहीं टूट रहा है। इस टूटते हुए समाज और उसके ऊपर छाता हुआ ये वैश्विक संकट, ये दोनों कुछ इशारे कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईरान का कोई मन मर्जियां चल रहा है अपने से युद्ध कर, नहीं, वो प्रकृति करवाती है। हम लाख इस तरह की बातें करें, कल तक किसने सोचा था कि मिडिल ईस्ट के लोग जाते थे, अरे भैया दुबई चले गए, अरब के अलग अलग शहरों में चले गए और कहें क्या जीवन है, क्या अनुशासन है। भैया वो बारूद के ऊपर बिछा हुआ सुंदर सा कालीन है, एक चिंगारी लगनी है और धमाक से वो खत्म होने वाला है। क्योंकि वो पूरा का पूरा समाज भोग पे आधारित है।
बस ऊपर से जो कालीन बिछा हुआ है, जैसे कहीं पर टेम्पोररी किसी बहुत गंदे संदे मैदान में भी अगर कोई आयोजन करना हो, खूब बढ़िया कालीन बिछा करके आयोजन कर लीजिए, दूसरे दिन वहाँ पर एक दुर्भिक्ष सा दुर्गंध आता है, क्योंकि लोगों ने वहाँ आपाधापी करके नीचे के कीचड़ को देखा नहीं, नीचे की गंदगी को देखा नहीं। जब छोड़ के चले आए, वो सुगंध का जो छिड़काव था वो जब खत्म हो गया तो फिर वो सारा माहौल सामने आ गया। तो हमारे यहाँ आज भी, अरे वहाँ क्या अनुशासन है, ऐसे नहीं किया तो वैसे दंड मिल जाएगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन तोड़ा। वो कोई समाज होता है? नियम हर जगह पालन होना चाहिए। नियम तभी तक नियम है जब उस नियम के अपवाद सामने नहीं आते। वहां तो अपवाद नहीं आने देते हैं लोग। अगर नियम है कि भाई आपको ऐसे गाड़ी ड्राइव करना है, उसका अपवाद हुआ तो आपका लाइसेंस कैंसिल, आपका हाथ काट दिया जाएगा, आपको चोरी के जुर्म में हाथ काट करके फलाना ठिकाना कर दिया जाएगा। वो कोई देश होता है? वो तो क्रूर देश है। उस क्रूरता के कारण आपने तथाकथित रूप से जो एक शांति का भ्रम स्थापित किया हुआ है, वो बेसिकली निराशा और बेचैनी को बढ़ाने वाला है। और उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? तुम शांत रहना चाहते हो, तुम हो एक मजहबी देश और शांत रहना चाहते हो, तो देखो तुम्हारा जो हम मजहबी है ईरान, उसने तो अभी शुरू किया। आने वाले समय में कोई और पागल आएगा किसी जगह पे, बहुत छोटे जगह बहराइन में आ जाएगा, किसी सऊदी के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आ जाएगा, यमन में आ जाएगा, लेबनान में आ जाएगा, सीरिया में आ जाएगा। और उसका जब प्रभुत्व छाएगा तो वो कुछ ऐसा भयानक कर जाएगा कि अभी तो सिर्फ तेल का संकट है, कुछ और भी भयानक संकट आ जाएंगे। इन सब संकटों के बीच में प्रकृति चेतावनियां देती हैं। तो हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही है कि हम धीरे धीरे अपने जो सुविधा की चीज़ें हैं उसे हम मिनिमाइज करें। ख़त्म करने की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ मिनिमाइज करने की बात हो रही। आज मिनिमाइज करेंगे तो कल हो सकता है कि हम, हमारे अंदर की जो बुद्धिमत्ता है उसके ऊपर जो कालिमा है थोड़ी कम होगी, तो हम और कई विकल्प निकालेंगे। लेकिन हम कम से कम अपने परंपराओं से, अपनी सनातन परंपराओं में जब रूटेड रहेंगे तो हमारे सामने तमाम वो रास्ते आएंगे जिसे हम कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन धर्म प्रधान देश कभी खत्म नहीं होता। अगर वहाँ पर अधर्म का हम कह सकते हैं कि शोरगुल मचाएंगे तो इस संकट ला ला करके प्रकृति हमें पहले चेतावनी देगी, और नहीं मानेंगे तो हम उसके पास समझाने के तमाम तरीके हैं। बाकी जगह तो जो मचेगा सो मचेगा, हमारे यहाँ तो सीधी बात है कि गर्दन पकड़ करके फिर रास्ते पे हम लाए जाएंगे, अगर हम आज नहीं समझे तो। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।